ओके, आई वाज इन दिस पॉइंट कि आपके पास पहला पोस्टुलेट ये कह रहा है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट नहीं होता। यानी कि कोई भी लॉ, आपके जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो सेम रहते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। बिकॉज अगर ये लॉज चेंज हो जाएं तो आपके पास, हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा बंदा रेस पे है, कौन सा वाला मोशन में है। और इस बेस पे हम के बता सकते हैं कि आपके पास जो रेफरेंस है आपका वो एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन ऐसा हरगिज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं कि आपके पास कोई भी फ्रेम एब्सोल्यूट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। ओके। सेकंड पोस्टुलेट जो है ना वो कह रहा है, लाइक पहले में इसने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया आइंस्टाइन ने कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट नहीं होता। दूसरे पोस्टुलेट में वो एक ऐसी चीज की बात कर रहा है जो कि एब्सोल्यूट है। दूसरे पोस्टुलेट में आपका आइंस्टाइन कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो कांस्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ रिलेटिव मोशन। यानी कि आपका रिगार्डलेस ऑफ स्टेट ऑफ मोशन या रिलेटिव मोशन, मतलब आपकी स्पीड कितनी है उसके रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर रिलेटिव मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, विद रिगार्डलेस ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि स्टेट ऑफ मोशन पे स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करती। इसकी दो तीन एग्जांपल्स हमने देखी कि स्पीड ऑफ लाइट को हम जिस तरह से मेजर करें वो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड को एडिशन ऐड करने वाले फॉर्मूलाज के ऊपर या मेथड्स के ऊपर खरी नहीं उतर रही, उन्हें वो अपोज कर रही है, उन कॉन्सेप्ट्स को ये बिगाड़ रही है। तो इसका मतलब लाइट आपकी कुछ भी कर लो, उसे भगाओ, घुमाओ, ऊपर नीचे लेके जाओ, लाइट आपकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगी। तो क्या कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जो कि हम सी कहते हैं बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड के बराबर। या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास बराबर होता है 300। तक इसे हम थोड़ा और प्रीफिक्सेस के साथ खेल सकते हैं। जैसे इसे मैं कह सकता हूँ 300 मेगामीटर्स, मेगामीटर्स पर सेकंड। ओके। या इसे नॉर्मली कहते हैं 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। ओके, किलोमीटर्स हमने बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है इसलिए किलोमीटर्स के हिसाब से भी लिख लिया। बहरहाल ये स्पीड ऑफ लाइट है। असल पॉइंट पे आ जाते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है सी, वो क्या होती है, ये आपकी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि लाइट की जो सोर्स है वो मोशन में है या रेस्ट पे है या वो एक्सेलरेटेड मोशन में, कुछ भी हो, लाइट जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट थी रहेगी। ये आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट है। क्लियर है आकाश? जी जी। तो वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आपके आइंस्टाइन ने कहा कि आपके पास, पहले में उसने एक प्रॉब्लम बताई कि आपके पास कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। दूसरे में उसने आंसर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये कांस्टेंट होती है, ये एब्सोल्यूट होती है। ओके। अब एक और एसएलओ जो कि हम कर चुके हैं उसकी जरा बात कर लेते हैं, दैट इज 18.1.3, जो कि कह रहा है डिस्क्राइब करो अगर आपकी लाइट जो है वो कांस्टेंट है तो टाइम, टाइम और स्पेस जो है वो आपस में रिलेटिव हो जाते हैं। ओके। तो इस चीज को हम जरा देखते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास लेते हैं हम। अभी हम कर रहे हैं 18.1.3। एग्जांपल हमने क्या दी कि आपके पास सपोज करते हैं एक कार्ट है, उसमें टायर्स लगे हुए हैं, सही है। उसके ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है, सही है। उसके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को इसने ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाएगी। सॉरी, बॉल की बात नहीं करते, लाइट की बात कर रहे हैं हम। इसके हाथ में एक टॉर्च है। ओके, एक टॉर्च है। ये टॉर्च क्या करेगी, ये लाइट को निकालेगी। लाइट ऊपर गई,
और ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, वहां से सपोज करते हैं आईना लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, वहां से रिफ्लेक्ट होते हुए वापस यहाँ पे आ गई। ओके। तो इस बंदे ने क्या किया, कैलकुलेट किया इन दो इस बंदे ने कैलकुलेट किया आपका डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी कि लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे कैलकुलेट किया। ये डिस्टेंस आपका डी। तो लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होगा? हाँ आकाश। डी होगा। कितना? डी होगा ना। 2D होगा। एक ऊपर जाने का, हाँ। दूसरा नीचे आने का। हाँ, नीचे आने सही का है। जी। और इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने टाइम को भी नोट किया कि लाइट को ऊपर जाके वापस आने में जो टाइम लगा, उससे इस बंदे ने क्या कहा, टाइम वो टी है। सही है। अब हम क्या करते हैं, ये एक और चीज हम बात करें, ये जो आपका कार्ट है ये मूव कर रहा है विद स्पेसिफिक वेलोसिटी v। एक स्पेसिफिक कोई भी वेलोसिटी जिससे ये मूव कर रहा है जो कि कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। वहीं पे हम क्या करते हैं, इसी सिनेरियो में हम एक ऑब्जर्वर बाहर से खड़ा करते हैं। ये बाहर से खड़ा हुआ ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये कहेगा आपके पास कि लाइट है ना ऊपर नीचे नहीं गई, बिकॉज ऑब्जर्वर के हिसाब से ये गाड़ी भी आगे जा रही है। तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि आपके पास, मैं यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, का आपका ऑब्जर्वर कहेगा ये लाइट की स्पीड जो है ना, वो लाइट का जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से है। लाइट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है एज पर दिस ऑब्जर्वर। सही है। और यू कैन सी कि आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस था ये डी था, और ये वाला डिस्टेंस आपका क्या होगा, वेलोसिटी वाला डिस्टेंस होगा। ओके, यानी कि इस वेलोसिटी से जिससे वो मूव कर रही है, जिसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम, जिससे ये कार मूव कर रही, तो मैं टाइम विद विच वेलोसिटी ये मूव कर रही है। टाइम तो दोनों में आपके पास सेम होगा, तो ये आपका होगा टाइम का हाफ। यानी कि ये पूरा का पूरा इसे ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो होगा टोटल टाइम जो हमने कहा है टी, लेकिन इसका हाफ ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो जारी बात है टाइम का हाफ होगा t/2। तो ये आपके पास t/2 के बराबर है। और ये यू कैन सी, ये वाला जो डिस्टेंस है जो कि लाइट ने ट्रेवल किया है, दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस। मानते हो? बिकॉज ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस आपके पास इस हाइपोटेनियस इस परपेंडिकुलर से भरा होता है हमेशा। हाँ आकाश। यस, मानते हैं, मानते हैं। हाइपोटेनियस। और ये डिस्टेंस पूरा का पूरा कवर करने में आपके पास इस टाइम ने और डिस्टेंस ने, हमारा ये मानना है कि ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है इसमें टाइम जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा अक्सर नहीं, असल में नहीं होता। असल में क्या होता है, हमने उस वीडियो में भी देखा था कि लाइट की स्पीड जो है वो किसके बराबर आती है, वेलोसिटी, सॉरी, डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर आएगी। सही है। ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ लाइट अगर आप देख रहे हो तो आपके पास क्या होगा, लाइक ये मैंने कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की आपके पास दो ऑब्जर्वर के हिसाब से। अगर सिंपली इस चीज को अभी हटा दो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इस चीज पे हमने डिस्कस ही नहीं किया। अ, हमने देखा दो ऑब्जर्वर्स के हिसाब से जो लाइट ने सेम टाइम के अंदर जो लाइट ने डिस्टेंस कवर किया वो डिफरेंट है। ओके। हालांकि असल में लाइट ने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा। ओके। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपके पास ये जो अगर लाइट को कांस्टेंट रखना है, इसको मैं जरा और आगे लेके जाता हूँ, इसी को मैं कह सकता हूँ स्पीड इनटू टाइम बराबर है डिस्टेंस के। और अगर मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है और एक इक्वलिटी की साइन है, तो मैं कह सकता हूँ टाइम और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस इंक्रीज होगा टाइम इंक्रीज होगा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा टाइम डिक्रीज होगा। तो मतलब टाइम और डिस्टेंस आपस में रिलेटिव है, और इसे डिस्टेंस को हम स्पेस कहते हैं। ओके आकाश। जी जी। इस लाइक डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी बराबर है सी टी के। सी कांस्टेंट है तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। मतलब टाइम को इंक्रीज करो डी इंक्रीज हो जाएगा, डी को इंक्रीज करो, लाइक ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। डी भी टी पे डिपेंड करता है, टी भी डी पे डिपेंड करता है। ओके। तो मतलब ये हुआ जब एक ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए
टाइम और स्पेस, डिस्टेंस को हम स्पेस कहते हैं, डिस्टेंस को हम स्पेस कहते हैं। ओके, तो हम क्या कह देते हैं कि आपके पास एन ऑर्डर टू कीप स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, स्पेस लिख लेता हूँ, स्पेस एंड टाइम बिकम रिलेटिव। ये मैंने अपने हिसाब से जो बना के दिखाने कोशिश की वो भी सही है, वीडियो में भी हमने देखा था वहां पे और अच्छे से क्लियर हुआ था, वो भी सही है। तो स्पीड ऑफ टाइम, टाइम और स्पेस क्या हो जाते हैं, रिलेटिव बन जाते हैं। और यही आपके एसएलओ की डिमांड है कि हमें बताओ, ये बताओ कि आपके पास अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है देन स्पेस और टाइम जो वो रिलेटिव हो जाते हैं। सो ये आपके तीनों एसएलओस कवर हो चुके हैं। अब इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नतीजे में आपके पास इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमने कहा ना कि आपके पास ये रिलेटिविटी की थ्योरी आई तो आपके पास बहुत सी न्यू चीजें आ गई, बहुत सी पुरानी चीजें जो है वो फेल हो गई। तो यहाँ पे कुछ इसके नताइज निकले, कुछ रिजल्ट्स निकले, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकले, उनको हम जरा देख लेते हैं आपके पास। गुड है। सो यहाँ पे आपके पास के राइट, डिस्क्राइब करो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सही है। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तीन कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सॉरी तीन नहीं ज्यादा हैं। एक है मास इंक्रीज, मास इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है तो एक ऑब्जेक्ट जो कि स्पीड में मूव कर रहा है उसका मास ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है। वहीं पे एक ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि मोशन में है उसके लिए टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। डायलेशन का मतलब है फैल जाना, स्लो हो जाना। तो टाइम डायलेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सिक्वेंस है। लेंथ कंट्रैक्शन आपके पास, यह भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सिक्वेंस है। एक और आपके पास आ जाता है एनर्जी मास कन्वर्जन, आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन हम कहते हैं। ये माना जाता है जब एक ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा तो आपके पास वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसका मास जो है वो मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। तो यहाँ पे आपके पास एक क्या आती है कि एनर्जी बराबर है एम सी स्क्वायर के। ओके, और इसके अलावा आपके पास ये हो गई। और एक मतलब और भी दो तीन और इसके नतीजे हैं, जैसे कि आपके पास है ना साइमल्टेनियसली का जो लो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यानी कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, साइमल्टेनियस का मतलब पहले समझते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि एक साथ होना। सही है। और अगर दो इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये दोनों इवेंट्स अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं, और दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये दोनों इवेंट एक ही टाइम पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइमल्टेनियसटी का जो लॉ है या कुछ इस टाइप के कोई वर्ड है वो भी यहाँ पे फेल हो जाता है। ओके, तो इसका मैं वर्ड बता देता हूँ। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, यानी कि इवेंट जो कि हमें साइमल्टेनियस लगते हैं वो हो सकता है एक ऑब्जेक्ट के लिए साइमल्टेनियस हो, दूसरे के लिए ना साइमल्टेनियस ना हो। तो ये रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। और दूसरा हमारे पास हमने देखा कि आपके पास लाइट और लाइट ऑफ स्पीड के लिए ये जो रिलेटिव मोशन में स्पीड कैलकुलेट करने के जो फॉर्मूला थे वो वैलिड नहीं थे। बिकॉज उनके हिसाब से देखें तो आपके पास ऑब्जेक्ट लाइट से ज्यादा स्पीड गेन कर सकता है, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल क्यों नहीं है उसका रीजन हम यहाँ पे देखेंगे मास इंक्रीज में। तो बहरहाल रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। इसका जरा मतलब मैं आपको बता देता हूँ अगेन कि इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो कि आपके पास साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ अकर हो रहे हैं,
which are simultaneous for one observer, यानी कि ऐसे इवेंट जो कि एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, वो हो सकता है कि दूसरे ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस ना हो। यानी कि हो सकता है एक ऑब्जर्वर के वर्क के हिसाब से दो इवेंट जो हैं एक साथ हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से ये दोनों इवेंट्स अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। सो ये आपके पास ये चीज भी आ जाती है। और ये दो हैं, उसके अलावा लाइक छह तो मैंने बता दिए हैं यहीं पे ही आपको। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला था उसमें भी आपके पास वो भी वैलिड नहीं रहता। तो ये भी इसी स्पेशल थ्योरी का ही कॉन्सिक्वेंस माना जा सकता है। ओके। तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटीज जो हैं उनको हम एक अलग तरीके से अलग फॉर्मूला से ऐड करते हैं। ओके। सो दैट कोई भी चीज एक एक्सीड ना कर पाए स्पीड ऑफ लाइट को। ओके। बिकॉज कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं कर सकती। ये तीन है और ये तीन है, ए बी सी, मास इंक्रीज, टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन। तो अब हम जा रहे हैं इसको कवर करने, मास डायलेक्शन और मास इंक्रीज, टाइम डायलेशन, इनको देखने जा रहे हैं। सो लेट्स सी हमारे पास सबसे पहले कौन सी वीडियो है। हमारे पास सबसे पहली वीडियो है टाइम की। ओके। तो यहाँ पे टाइम डायलेशन की मेरे पास चार वीडियोज हैं, और मास की मेरे पास एक भी वीडियो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो लेट्स सी इसका फोर्थ कॉन्सिक्वेंस, जो कि मास मास इंक्रीज, जो कि आपके इस एसओलो के हिसाब से ए पॉइंट है, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सही है। ये क्या है, मास इंक्रीज हो जाता है। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, सिंपल बताऊंगा सो दैट ये सबके लिए क्लियर हो जाए, लाइक आसान हो जाए। कि आपके पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन देयर वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने से उसका मास भी इंक्रीज हो जाता है। तो नॉर्मली बात की जाए कि आकाश, आप बैठे हुए हो घर पे सोफा पे, तो आपका जो मास है वो सपोज करते हैं आपका मास है एम नॉट जब आप रेस्ट पे हो। लेकिन जब आप बाइक पे मूव कर रहे हो 40 की स्पीड से, तो आपके पास उस 40 की स्पीड से आपका मास इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत कम है, तो ये मास जो इंक्रीज होगा ये नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचिंग, यानी कि मूव करता है विद द स्पीड दैट इज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब उसके पास बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है मास में। ओके। तो ये होता है आपके पास मास इंक्रीज। सो जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन देयर वेलोसिटी। ओके। ये इसका लाइक वेरी बेसिक बेसिक है। लेकिन आपके पास ये, अगेन रिपीट कर देता हूं कि आपके पास ये जो फिनोमिना है ये सिंपली तब ऑब्जर्व कर सकते हो आप जब आप मूव कर रहे होगे विद द स्पीड अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके। सो यहाँ पे इसके फॉर्मूला की हम बात कर लेते हैं।
इट्स फॉर्मूला इज कि आपकी जो वेलोसिटी है वो बराबर है, सॉरी वेलोसिटी पे मैं कहाँ गया, मास की बात कर रहा था। आपका जो मास है वो बराबर है एम नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर। ओके। सो यहाँ पे एक चीज देखो, दो तीन टर्म्स यूज हुई हैं, इनको जरा देख लेते हैं। दिस इज योर रिलेटिविस्टिक मास। ये आपका रिलेटिविस्टिक मास है। रिलेटिविस्टिक मास से मुराद ये है कि जब आप मोशन में हो तो आपका जो ये इंक्रीमेंट आया है मास में, इंक्रीज होने के बाद जो आपका मास है उसे हम कहेंगे रिलेटिविस्टिक मास, या सिंपली कहें मास जो मोशन में आपका है। और अगर आप रेस पे हो विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग्स तो उसे हम कहते हैं रेस्ट मास। सही है। और इसे लॉरेंस फैक्टर मेरे को जितना याद है कहते हैं, कंफर्म कर लेना। ये लॉरेंस फैक्टर हैं। और इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी वैल्यू आपके पास हमेशा लेस देन 1 आएगी, हमेशा। और अगर आपके पास अंडर रूट में कोई वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि पॉइंट्स में कोई वैल्यू है, तो उसका आप अंडर रूट लोगे तो वो भी आपके पास पॉइंट्स में आएगा। और जब आपके पास कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर जो है उसे डिवाइड करो विद अ जीरो, विद सम वैल्यू दैट इज इन बिटवीन 0 and 1, तब आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये आता है, लाइक मैं अगेन एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 2 से, 1 आता है। 2 को डिवाइड करूँ 1 से, 2 आता है। सही है। लेकिन 2 को डिवाइड करूँ 0.5 से तो मेरे पास 4 आता है। 2 को डिवाइड करूँ 0.25 से मेरे पास 8 आता है। सो यू कैन सी कि आपके पास ये नंबर, लाइक आई वुड से, ये नंबर आपके पास जाहिर बात है जीरो से तो बड़ा आएगा। बिकॉज वी वी की वैल्यू अगर हमारे पास वी सी के बराबर है तब इसकी वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन वी सी के बराबर हो नहीं सकता। कोई कोई भी ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव नहीं कर सकता। ओके। वो क्यों नहीं कर सकता उसकी भी हम डिस्कशन कर रहेंगे अभी। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि आपके पास इसका आंसर जो हमेशा लेस देन 1 आएगा। ओके, लेस देन 1, बट जाहिर बात है ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, इसका आंसर लॉरेंस फैक्टर का आंसर लेस देन 1 होगा बट ग्रेटर देन 0 होगा। तो मतलब आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो इस एम नोड से इंक्रीज ज्यादा आएगी, यानी कि एम की वैल्यू, रिलेटिविस्टिक मास आपका, आपके रेस्ट मास से ज्यादा होगा। एंड दिस इज इंक्रीज इन मास। यही चीज तो मैं समझाने की कोशिश करने के पीछे हूं कि जब आप मोशन में होते हो तो आपका मास इंक्रीज हो जाता है। और वो इंक्रीज आपके पास ऑब्जर्वेबल तब होता है जब आपके पास जब आप मूव करते हो विद द स्पीड दैट इज अप्रोचिंग टू द लाइट ऑफ स्पीड। ओके। अब बात करते हैं आपके पास एक ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव क्यों नहीं कर सकता। तो इसका रीजन सुनो। जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाना होता है, टू मूव एन ऑब्जेक्ट हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी होती है। ओके। तो अगर मैं 20 की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूं तो मुझे उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर मैं 40 की स्पीड से मूव करवा रहा हूं तो मुझे उसके ऊपर और ज्यादा फोर्स लगानी होगी। अगर मैं 60 की स्पीड से मूव कर रहा हूं तो मुझे उसके ऊपर और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और जब मैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाऊंगा विद द स्पीड ऑफ लाइट तो मुझे, मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसका मास इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसका मास इन्फिनाइट हो जाएगा। और एक इन्फिनाइट मास वाले ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए मुझे इन्फिनाइट फोर्स लगानी होगी। लाइक अगर मेरे पास मास बराबर, एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं हम आकाश, कि आपके पास 1 माइनस वी की वैल्यू सी के बराबर हो जाए तो 1 - c² ओवर c², इसकी वैल्यू आएगी एम नोट ओवर 0। और फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा इन्फिनाइट। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट
तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका मास, रिलेटिविस्टिक मास इन्फिनाइट हो जाएगा। और इन्फिनाइट मास को मूव करने के लिए हमें इन्फिनाइट फोर्स चाहिए, और इन्फिनाइट फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। बिकॉज टू मूव एन ऑब्जेक्ट, लेट मी राइट दिस, नो ऑब्जेक्ट कैन मूव with the speed of light because at speed of light the relativistic mass of object becomes infinite, जो कि हमने अभी अभी देखा, becomes infinite, and to move ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इन्फिनाइट फोर्स चाहिए। जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है आकाश? जी और जी। ये यस। बहुत ही लाइक कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है यहाँ पे आपके पास। हाँ, टाइम, ओ सॉरी, मास इंक्रीज तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं टाइम डायलेशन के ऊपर। सेकंड पॉइंट है आपका, लाइक दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर एसएलओ बी पॉइंट। ओके, फिफ्थ आपका कॉन्सिक्वेंस है, बी पॉइंट है आपके फिफ्थ वाले एसएलओ का 18.1.5 का। ये क्या है आपके पास? टाइम डायलेशन। और डायलेशन का मतलब ही मैंने क्या बताया था आपके पास, इसका मतलब है फैलना, स्प्रेड होना। ओके, सो हम अगेन इसकी भी यही इसी टाइप की डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या, टाइम टाइम बिटवीन टू इवेंट्स increases for an object which is moving with the speed approaching to the speed of light. This is time dilation. लेकिन I have some of the videos for the time dilation, therefore हम वो videos देखेंगे and then हम अपनी वर्किंग करेंगे। ओके आकाश, जैसे ही स्क्रीन विजिबल हो जाए तो मुझे बता देना। जी जी। मिल्क रोज होते ही भी हुआ। विजिबल है। यार मिल्क रोज होते ही भी हुआ, मैं पढ़ाई वही रेस। ओके, वर्ड थैंक मूवमेंट यू। का आपने टाइम नोट लिया इन योर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये टाइम आपके उस इवेंट का प्रॉपर टाइम कहलाएगा। अब अगर आप इसी इवेंट को यानी बॉल को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हुए ऑब्जर्व करना है और आप अपनी सिचुएशन थोड़ी चेंज कर लें। अब यही सिचुएशन हम थोड़ी इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं कि आप उस फ्रेम से बाहर आ जाएं और आप भागते हुए इस बॉल की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। या ये भी पॉसिबल है कि फ्रेम जिसके अंदर ये इवेंट हो रहा है वो तेजी के साथ चलना शुरू कर दे और आप बाहर रेस्ट पर खड़े हो। इन दोनों सिचुएशंस में एक चीज मूव कर रही है। सो अब इन दो सिचुएशंस में जब आप उस सेम इवेंट का टाइम नोट करेंगे तो वो टाइम ओरिजिनल यानी प्रॉपर टाइम से डिफरेंट आएगा। मैं इस सिचुएशन को दोबारा आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप खड़े होकर कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन का टाइम नोट करते हैं। तो मतलब अगर आप रेस्ट पे खड़े होके टाइम नोट कर रहे हो, दिस वुड बी योर प्रॉपर टाइम। यानी कि रेस्ट मास हमने जिस तरह से कहा था, रेस्ट पे जो मास होगा वो होगा रेस्ट मास। सेम वे में एक ऐसा ऑब्जर्वर जो कि आपके पास रेस्ट पे खड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू हिज सराउंडिंग्स या विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, तो उस टाइम को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम।
टाइम जो कि हमने रेस्ट पे नोट किया। तो वो टाइम कहलाएगा प्रॉपर टाइम। अब अगर आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर आ गए और आपने दौड़ते हुए उसी सेम इवेंट को ऑब्जर्व किया, या फिर आप बाहर आ गए और स्टैटिक खड़े रहे और वो फ्रेम तेजी से चलता हुआ आपके सामने से गुजरा, इन दोनों सिचुएशंस में जब आप उसी सेम बॉल की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट का टाइम नोट करेंगे तो वो डिफरेंट टाइम आएगा, और वो टाइम उस प्रॉपर टाइम से डिफरेंट है। सो ये टाइम कहलाएगा रिलेटिव टाइम या रिलेटिविस्टिक। तो यहाँ पे ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया कि आपके पास जब कोई चीज मोशन में होती है तब उसका टाइम जो है स्लो हो जाता है। टाइम स्लो हो जाता है यानी टाइम इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो टाइम का स्लो होना या टाइम का इंक्रीज होना ये बातें थोड़ा उल्टी लगती हैं, लेकिन देखा जाए असल में ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये असल फंडा होता है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट ये कुछ दिखा रहा है, फिर क्लॉक की टाइम डायलेशन की एग्जांपल देगा, चलो देख लेते हैं। ये स्टूडेंट थॉट एक्सपेरिमेंट में आप सपोज करें कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हुए हैं, वो स्पेसशिप एक कांस्टेंट हायर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और आपने एक ऐसा लाइट पल्स यूज करना है जो लाइट पल्स जनरेट हो और उस स्पेसशिप की। अच्छा, ये वही सेम एग्जांपल है जो कि मैंने वहाँ पे रिलेटिव स्पेस एंड टाइम को रिलेटिव बताने के लिए ली थी। यहाँ पे एनिमेशन में और अच्छे से आपको समझ में आएगी। छत में लगे हुए मिरर से बाउंस बैक होकर वापस जहां से वो लाइट पल्स इमिट हुई थी वहां पर पहुंच जाए। इस सिचुएशन में जो लाइट पल्स का सोर्स है और जो स्पेसशिप की छत है जहां मिरर अटैच्ड है, इसके बीच का डिस्टेंस आप कंसीडर कर लें कि h है। अब आप इसी फ्रेम के अंदर यानी स्पेसशिप के अंदर खड़े हैं। आपने प्रीवियस जो अभी मैंने आपको बात बताई वो आपने याद रखनी है कि रिलेटिविस्टिक टाइम क्या है। आप अभी फ्रेम के अंदर खड़े हैं और आप इस लाइट पल्स को मिरर तक जाते हुए और फिर मिरर से वापस लाइट सोर्स तक आते हुए ऑब्जर्व करेंगे और इस ड्यूरेशन का टाइम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। ये स्टूडेंट जैसे ही लाइट पल्स जनरेट हुई, मिरर से बाउंस बैक होकर वापस नीचे आई, तो इसमें उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो है 2h। और अगर आप s = vt वाला फार्मूला यूज करें तो टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और डिस्टेंस टोटल इस इवेंट में कवर हुआ है 2h। सो इसका मतलब कि टाइम की वैल्यू है 2h डिवाइडेड बाय c। तो यहाँ पे सिंपली लाइक वहाँ पे मैंने इसकी वर्किंग नहीं की थी बिकॉज वहाँ पे इतनी नीड नहीं थी। यहाँ पे इसकी वर्किंग करके दिखा रहा है कि आपके पास जहाँ पे मैंने कहा था डिस्टेंस d है, इसने कहा उसे हाइट कह दिया h करके, और यहाँ पे 2d मैंने कहा था डिस्टेंस टोटल कवर्ड है, इसने कहा टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपका 2h है। सेम बात है, बस थोड़ा नोटेशंस का फर्क है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम के, और उसमें लाइक एस वाले फॉर्मूला में वहीं से इसने टाइम का फॉर्मूला बनाया कि टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी के या स्पीड के। तो डिस्टेंस आपका क्या है 2h, स्पीड आपकी c है। तो आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो हो रही है वो रेस्ट में बैठे हुए ऑब्जर्वर के हिसाब से हो रही है, तो दिस वुड बी योर टाइम प्रॉपर टाइम। सही है, अब इसके आगे चलते हैं। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब आपके पास ये इक्वेशन है जो कि टाइम की वैल्यू आपको देगी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइम। अब इस इवेंट को सपोज करें कि एक ऑब्जर्वर अर्थ पर खड़े हुए ऑब्जर्व कर रहा है। सेम इसी इवेंट को जब उस अर्थ पर खड़े हुए ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया तो उसको लाइट पल्स की मूवमेंट कुछ इस तरह से। अभी अर्थ वाला जो ऑब्जर्वर है ये चेक कर रहा है, सारी बात है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका आपके पास ये कुछ ट्रायंगुलर लाइट की स्पीड बनेगी। लाइट की स्पीड नहीं, लाइट का डिस्टेंस बनेगा। सही है, और इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये स्पेसशिप मूव कर रही है। तो यहाँ पे इसने जो टाइम नोट किया होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका रिलेटिविस्टिक टाइम। ओके, नजर आई। इसकी रीजन ये है कि जब अर्थ पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर इस इवेंट को ऑब्जर्व करेगा तो स्पेस शिप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फैक्टर लाइट पल्स की मूवमेंट को एक डायगोनल पैटर्न में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और अगर आप इस डायगोनल पैटर्न को देखें तो आप बड़े आराम से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन में लाइट पल्स ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, प्रीवियस केस में लाइट पल्स के डिस्टेंस से ये डिस्टेंस ज्यादा है। अब ये डिस्टेंस s जो लाइट पल्स ने कवर किया अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, अब हम पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि जब इस वैल्यू को ऑब्जर्वर ऑन अर्थ टाइम के फार्मूले में यूज करेगा तो टाइम की क्या वैल्यू इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि अर्थ पर खड़ा है, क्या वैल्यू फॉर टाइम आएगी। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्जर्वर के हिसाब से रिलेटिविस्टिक टाइम भी ज्यादा होना चाहिए एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन। ओके, देखिए अगर आपको स्पीड को कांस्टेंट रखना है तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपके टाइम को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, जो कि हम पीछे देख चुके हैं दोनों के रिलेशन में। तो लेट्स सी यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ और वीडियो नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। जब आपने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अच्छा बहरहाल इसके आगे इसने वर्किंग करके नहीं दिखाया, इसके आगे की वर्किंग ये होती है आपके पास, उसी में वीडियो में चला जाऊं। ये स्टूडेंट थॉट एक्सपेरिमेंट में आप सपोज करें कि आप एक यहाँ पे इसकी वर्किंग हो रही हुई पड़ी है।
हमें पता है ये हाइट था, ये टोटल आपके पास डिस्टेंस है, जिसमें इसमें इसने टोटल डिस्टेंस को हाफ में डिवाइड कर दिया, एक को एल का दूसरे को भी एल कह दिया। तो यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर होगा दिस हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। और उसमें से एक पूरा एक ना फॉर्मूला आपका जो है ड्राइव होगा, टाइम का लेंथ का भी इसी में से ड्राइव होता है आपके पास। तो इस हिसाब से ये आगे वर्किंग करता है, लेकिन ये वर्किंग हमारे पास नहीं है, एंड टाइम उस पर नहीं देना चाहता मैं, बिकॉज इसमें ऑलरेडी मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ, तो एक जब छोटी छोटी चीजें जो कि नहीं है उन पे डिस्कस नहीं करना पसंद करूंगा। बट यहाँ पे लाइक वो डेरिवेशन में अगर आपको दिखाना चाहूँ, मेरे पास अगर कहीं पे हो तो मैं जल्दी से दिखा दूँ आपको रीकैप करके। गुड। यार पूरा का पूरा वही सीन है कि ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट एंड टोटल टाइम जो इसने ऑब्जर्व किया था रिलेटिविस्टिक टाइम उसके हिसाब से था। ये डिस्टेंस आपके पास था स्पीड ऑफ लाइट और रेस टाइम के हिसाब से। और ये डिस्टेंस है आपके पास ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस टाइम के हिसाब से। ओके। तो वी एंड ये है आपके पास टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे इसने कुछ इस तरह से बनाया है। एंड यहाँ पे इसने कुछ डेरिवेशन आगे की हुई स्क्वायर की फॉर्म में से निकाल दिया है। यहाँ पे टाइम स्क्वायर जो है, यहाँ से मतलब टी की वैल्यू इसने निकाली है, जो कि आपके पास कुछ इस तरह से आ रही है कि स्क्वायर इसने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे इसने टी स्क्वायर को कॉमन लिया, और राइट हैंड साइड पे अभी भी सेम है। तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय कर दिया इसने दिस वाली वैल्यू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और यहाँ पे इसलिए करेगा डिवाइड बाय सी स्क्वायर के, जिससे आपके पास ये टाइम डायलेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। इफ यू वांट यू कैन डू इट। बाकी ये एसएलओस की डिमांड नहीं है, तो इसमें मैं ज़्यादा डीप डाइव नहीं करने वाला। 2 मिनट से तो मैं वीडियोस दिखा के आज का डे कवर करने वाला हूँ। आपने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बनाया, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में आपने सैटेलाइट्स को अगर लॉन्च करना है तो सैटेलाइट को लॉन्च करते हुए रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स का ख्याल रखा जाता है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो क्लॉक आप सैटेलाइट में रखेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली जब वो क्लॉक स्लो हो जाएगी और उस क्लॉक का टाइम अर्थ के टाइम के साथ सिंक नहीं कर पाएगा। उसके टाइम को रखेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली जब वो क्लॉक स्पेसशिप में जाएगी तो वो क्लॉक स्लो हो जाएगी और उस क्लॉक का टाइम अर्थ के टाइम के साथ सिंक नहीं कर पाएगा। उसके टाइम को अर्थ के टाइम के साथ सिंक करने के लिए उसकी क्लॉक में थोड़ी चेंजेस की जाती हैं, क्योंकि जीपीएस सिस्टम में मौजूद सैटेलाइट्स को अगर आप जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये कहना है कि जैसे जैसे आप ग्रेविटी से बाहर जाते हैं तो आप ग्रेविटेशनल इफेक्ट से दूर हो गए तो आपका क्लॉक तेज हो जाएगा, यानी स्पेसशिप में मौजूद क्लॉक क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और अकॉर्डिंग टू जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कितना तेज होगा? वो होगा 45,900 नैनोसेकंड पर डे। इस चीज में ना जाओ, ये बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा है और ये खींच के लेके जा रहा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साइड। दैट इज नॉट अ डिस्कशन टॉपिक। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज है, यहाँ पे तो हम बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं। चलो कि जब हमने टाइम डायलेशन डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई फ्रेम फास्ट मूविंग फ्रेम हो तो उसमें मौजूद क्लॉक स्लो टिक करेगा और वहां पर टाइम की मूवमेंट स्लो मूवमेंट होगी। लेकिन इस फास्ट मूविंग फ्रेम के कंपैरेटिवली अगर हमारे दिस वीडियो इज नॉट ऑफ यूज टुडे। ये लेंथ कंट्रैक्शन की है, काम की नहीं है। तो बहरहाल इन शॉर्ट बात की जाए, अभी तक हमारे पास हमने मास इंक्रीज को डिस्कस किया है, टाइम डायलेशन की 1-2 वीडियोस देखी हैं, लेकिन दूसरा वर्किंग टाइम डायलेशन की हम कल करेंगे। आज का टाइम खत्म होता है अपना। लेकिन ये बात पता होनी चाहिए कि विद द इंक्रीज इन स्पीड टाइम इंक्रीज हो जाता है। ओके, टाइम फैल जाता है, तो टाइम स्लो चलने लगता है। ओके, तो टाइम का इंक्रीज होना मतलब टाइम स्लो चल रहा है। ओके, दैट्स इट। क्लियर है आकाश? ऑल क्लियर आकाश? जल्दी से बता।